हेलो एवरीवन। बेटा, मरीन इंश्योरेंस का आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, जब सेम रिस्क को एक से ज्यादा इंश्योरर से आप क्या कर लेते हो, कवर करवा लेते हो। कहने का मतलब है कि जब आप एक ही रिस्क का इंश्योरेंस अलग अलग इंडिपेंडेंट पॉलिसीज के द्वारा आप रिस्क की कवरेज करवाते हो, या फिर अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है ना। यानी सेम रिस्क और अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्या लिया है, इंश्योरेंस करवाया, तो दैट इज नोन एज डबल इंश्योरेंस। जैसे मान लीजिए मैंने इंश्योरेंस करवाना है और मैंने ए कंपनी से भी पॉलिसी ले ली और बी से भी मैंने ले ली, तो ऐसा हो सकता है लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि आपका जो टोटल जो क्लेम होगा ए कंपनी और बी कंपनी का मिलाकर, वो मरीन एक्ट के अंदर जो टोटल अमाउंट दे रखा है क्लेम का, उससे ज्यादा का नहीं होगा। यानी कि अगर आपकी जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया है उसकी टोटल वैल्यू है, उसको एक्सीड नहीं करेगी आपकी जो क्लेम की वैल्यू होगी दोनों कंपनीज को मिलाकर, तो दैट इज नोन एज डबल इंश्योरेंस। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जब दो कंपनियों से एक ही रिस्क को आप इंश्योर करवाते हो, इंश्योरेंस लेते हो, तो जो टोटल अमाउंट होता है वो एक्ट के अंदर मेंशन किए गए मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा चला जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको कहा जाता है ओवर इंश्योर्ड बाय डबल इंश्योरेंस। यानी कि आपने डबल इंश्योरेंस करवाया, सेम रिस्क का एक से ज्यादा कंपनी से करवाया, और वो एक्सेस में चला गया जो कि लिमिट निर्धारित की गई है मरीन इंश्योरेंस एक्ट के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल इंश्योरेंस कहते हैं। और जब ये लिमिट एक्सेस में चली जाती है तो उसको ओवर इंश्योर्ड बाय डबल इंश्योरेंस कहा जाता है। आगे है बेटा कि इसके अंदर कंडीशन क्या होगी कि मान लीजिए आपने दो कंपनी से सेम रिस्क को इंश्योर करवा दिया, और आपको आपके पास चॉइस होगी कि जब भी आपको क्लेम लेना होगा आप दोनों कंपनियों से ले सकते हो अलग अलग, या फिर एक ही कंपनी से आप सारा क्लेम ले सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर होगा। लेकिन एक कंपनी जब आपको अपना क्लेम देगी तो आपके टोटल क्लेम में से वो अमाउंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मान लीजिए आपकी जो पॉलिसी है वो वैल्यूड पॉलिसी है, वैल्यूड पॉलिसी के अंदर आपका जो पॉलिसी की जो वैल्यू है वो मेंशन की हुई होगी, और एक कंपनी से आपने क्लेम ले लिया, दूसरी से नहीं लिया, एक से ले लिया, तो एक कंपनी ने आपको जितना क्लेम दिया है वो टोटल जो क्लेम है उसमें से वो रिड्यूस हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ क्लेम कौन देगा, दूसरी कंपनी देगी। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी वैल्यूड पॉलिसी नहीं, यानी कि वैल्यूएशन नहीं की हुई, उसके अंदर अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, तो उसको अनवैल्यूड पॉलिसी कहा जाता है। तो अनवैल्यूड पॉलिसी के बेस के ऊपर हम क्या करेंगे कि जो टोटल इंश्योरेबल वैल्यू है उसका हम एक अनुमान लगा लेंगे कि आपने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया है और उसके कुल मिलाकर इतनी इंश्योरेबल वैल्यू होगी, तो उसमें से इस कंपनी ने तो इतना क्लेम दे दिया और बाकी का दूसरी कंपनी देगी। तो एक इंश्योरेबल वैल्यू के अनुमान के आधार के ऊपर अनवैल्यूड पॉलिसी के अंदर हम क्या करेंगे, जितना एक कंपनी से आपको क्लेम रिसीव हो गया है उसको टोटल इंश्योरेबल वैल्यू में से रिड्यूस करते हैं। कहने का मतलब क्या है इन सारे पॉइंट्स के अंदर कि आपका जो टोटल क्लेम है ना, वो आपकी एसेट के टोटल वैल्यू से एक्सीड नहीं करेगा। जितनी आपकी, चाहे आप कहीं से भी इंश्योरेंस करवा लो, एक की बजाय दो जगह से करवा लो, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना आपकी वैल्यू होगी। उससे जितना आपका बनता है पैसा उससे ज्यादा का आप नहीं ले सकते कि आपने एक कंपनी से भी ले लिया, दूसरी से ज्यादा आप ले रहे हो, तो वो चीज नहीं है। एक पॉइंट और इसके अंदर आता है, कई बार जो क्लेम होता है, ठीक है, अभी मैंने बताया कि अगर आप डबल इंश्योरेंस करवाते हो तो जो क्लेम की जो वैल्यू होगी वो मरीन इंश्योरेंस एक्ट के अंदर जो अमाउंट दे रखा है मैक्सिमम, उससे ज्यादा का अमाउंट से आप अलाउड नहीं किया जाएगा। लेकिन कई बार ज्यादा अमाउंट क्लेम का हो जाता है जो कि मरीन इंश्योरेंस एक्ट के अंदर मेंशन है, दोनों ही कंपनीज का मिलाकर। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्सेस क्लेम इंश्योर्ड को मिला है उसको ये राइट है कि वो गुड फेथ में, एक
विश्वास के आधार के ऊपर उस एक्स्ट्रा पैसे को अपने पास होल्ड करके रखेगा, ठीक है। क्योंकि जो इंश्योर्ड है और जो इंश्योरर है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। तो उसी ट्रस्ट को मानते हुए वो जो एक्सेस अमाउंट इंश्योर्ड को मिल गया है जो कि नहीं मिलना चाहिए था, तो वो उसको होल्ड करके रख सकता है। लेकिन कब तक होल्ड करेगा? जब तक कि इंश्योरेंस कंपनी उसको उसे मांग नहीं देगी। तो वो ट्रस्ट के आधार के ऊपर उसको अपने पास रख सकता है। तो इसको कहा जाता है डबल इंश्योरेंस। दूसरा पॉइंट आता है कि डबल इंश्योरेंस के अंदर ही कि मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करवाया दो कंपनी से, एक ही रिस्क का इंश्योरेंस दो कंपनी से आपने करवा दिया। तो जब आपने क्लेम किया तो एक कंपनी, अब मान लीजिए होता क्या है, जैसे कुछ एक जो रिस्क फैक्टर है वो एक कंपनी कवर करेगी, कुछ एक रिस्क फैक्टर है वो दूसरी कंपनी कवर करेगी। तो पहली कंपनी ये नहीं कह सकती कि मेरी पॉलिसी के अंदर तो ये जिस रिस्क को मैं कवर नहीं कर रही हूँ तो मैं उसकी पेमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि वो दूसरी कंपनी की पॉलिसी के अंदर वो रिस्क को कवर किया हुआ। तो किसी भी रिस्क को अगर कवर नहीं होता है, एक कंपनी क्लेम पे कर रही है, ठीक है, तो वो ये नहीं कह सकती कि ये पॉलिसी के अंदर रिस्क नहीं आता तो मैं क्लेम नहीं दूंगी। तो उसके लिए वो मना नहीं कर सकती एज पर सेक्शन 75 ऑफ मरीन इंश्योरेंस एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर कि मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि डबल इंश्योरेंस के अंदर एक कंपनी क्लेम दे देती है। मान लीजिए एक कंपनी से 50,000 का आपने किया हुआ है, लिया हुआ इंश्योरेंस, दूसरी से आपने 60,000 का लिया हुआ। तो एक कंपनी आपको 50,000 की बजाय अगर 60,000 पे कर रही है, एक्सेस में पे कर दिया उसने, तो वो जो 10,000 है वो सेकंड कंपनी से वो लेने के लिए क्या कर सकती है, उसके ऊपर केस कर सकती है। क्योंकि उसका जो ड्यू अमाउंट बनता था क्लेम का वो तो 50,000 बनता था, लेकिन उसके 60,000 की, तो बाकी के जो एक्सेस अमाउंट है वो सेकंड कंपनी से वो ले सकती है। अगर कंपनी मना करती है तो उसके ऊपर केस भी किया जा सकता है। तो ये जो प्रोविजन दिया हुआ है मरीन इंश्योरेंस एक्ट सेक्शन 80 के अंदर दिया हुआ है। आगे पॉइंट आता है बेटा असाइनमेंट ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का भी असाइनमेंट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन असाइनमेंट क्या होता है मरीन इंश्योरेंस के अंदर कि एक तो आप सिंपली आप क्या कर दो, पॉलिसी को किसी को दे दो। तो ऐसे देने से उसके जो राइट्स है पॉलिसी के वो असाइनी को नहीं मिलते। पूरी प्रॉपर तरीके से अगर आप असाइनी को राइट्स ट्रांसफर करते हो, जिसके लिए आपको क्या है, रिटर्न में एग्रीमेंट करना पड़ेगा या फिर इम्प्लाइड एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और उसके आधार के ऊपर जो राइट्स है आपकी मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के वो तब जाकर एसआईनी को ट्रांसफर हो। तो मेयरली किसी को पॉलिसी देने से, ऐसे ही ट्रांसफर करने से उसका मालिकाना हक नहीं हो जाता पॉलिसी के ऊपर। तो उसके लिए प्रॉपर एग्रीमेंट करना होता, तभी जाकर उसको राइट्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। दूसरा है असाइनमेंट हो सकता है मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का, लेकिन जब पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशंस के अंदर ऐसा मेंशन किया गया हो। अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई कुछ मेंशन नहीं किया हुआ तो उसका असाइनमेंट नहीं हो सकता। दूसरा है कि अगर पॉलिसी जब हम असाइन कर देते हैं राइट्स के साथ, यानी अपने सारे इंटरेस्ट और राइट्स भी हमने ट्रांसफर कर दिए, तो ऐसी सिचुएशन में जो क्लेम को पाने का जो अधिकार है वो असाइनी के पास चला जाता है। और इन केस मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी को असाइन किया जा सकता है एज एंडोर्समेंट, एक मतलब प्रॉपर लीगल तरीके से आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो या फिर एक कस्टमरी मैनर से कर सकते हो। यानी कि ट्रांसफर करने के भी तरीके अलग अलग है। एक तो प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो लीगली या लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि मान लीजिए आपको किसी को पैसे देने, ठीक है, आपका वो लेनदार है, क्रेडिटर है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने उसको क्या कर दिया, अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऐसे कस्टमरी मैनर उसके पास रख दे दी उसको। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, असाइनमेंट कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं कि मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का भी क्या किया जा सकता है, असाइनमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कोई भी ऐसी पॉलिसी अभी तक हमने पढ़ा है जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, उसको असाइन नहीं किया जा सकता।
इवन जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है उसके ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं ली जा सकती, क्योंकि उसका जो फायदा है वो होगा ही नहीं इन केस अगर लॉस हो जाती है, क्योंकि उससे आपको कोई बेनिफिट के ऊपर आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई चीज हमें किसी चीज के ना रहने की वजह से जब हमें नुकसान होता है तो उस चीज के अंदर हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है और उसी को हम असाइन करते हैं और उसी के लिए पॉलिसी ली जाती है। तो जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो उसका असाइनमेंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट एक टर्म आती है बेटा वारंटीज। वारंटीज क्या होती है, आपने नाम भी सुना होगा, गारंटी एंड वारंटीज। तो वारंटीज क्या है, एक तरीके का प्रॉमिस है। किस तरीके का प्रॉमिस है, जो कि इंश्योर्ड करता है। किस चीज के लिए करता है कि वो कुछ टर्म्स है, कंडीशंस है, कुछ पर्टिकुलर काम है जिसको वो नहीं करेगा, कुछ तरीके हैं, कुछ कंडीशन है जिसको वो पूरा करेगा। तो ये सब कुछ करने का प्रॉमिस कौन देता है, एश्योर्ड देता है। तो इस तरीके का जो प्रॉमिस दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, वारंटी कहा जाता है। इसके अलावा वारंटी दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सप्रेस वारंटी, एक होती है इम्प्लाइड वारंटी। एक्सप्रेस्ड वारंटी का मतलब क्या होता है, जो कि अच्छे से एक्सप्रेस की गई है, मतलब कि रिटर्न फॉर्म के अंदर हर एक बात एक्सप्लेन की गई, तो उसको एक्सप्रेस वारंटी कहा जाता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, कुछ वो सारी बातें जो फॉलो करनी चाहिए या आप करोगे, वो सारी चीजें आप रिटर्न में तैयार करते हो, तो उसको एक्सप्रेस वारंटी कहा जाता है। दूसरी होती है इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी का मतलब क्या होता है, जो सेल्फ अंडरस्टूड है, मतलब आप उसको रिटर्न में चाहे मत मेंशन करो, लेकिन वो चीजें अपने आप में ही समझ में आ जाती है कि ये चीज होगी। ठीक है, तो उसको इम्प्लाइड वारंटी कहा जाता है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा है, कई बार क्या होता है कि वारंटीज क्या होती है, इनको पूरा करना जरूरी होता है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। ब्रीच, जिसको ब्रीच ऑफ वारंटी कहा जाता है, कि उसको तोड़ा नहीं जाता, उनका पालन करना जरूरी होता है। अगर आप वारंटीज का पालन नहीं करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी भी आपको क्लेम देने के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ एक सिचुएशन है जिसमें आपको माफी दी गई है कि अगर आप वारंटी को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आपने जो प्रॉमिस दिया है उसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक्सक्यूज किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है। ठीक है, वो कौन कौन से सिचुएशन है। फर्स्ट है कि अगर लगता है कि जो वारंटी है वो लॉ के अकॉर्डिंग लॉफुल नहीं है, ठीक है, कानून के हिसाब से वो गैर कानूनी है, इलीगल, तो आपको एक्सक्यूज दिया जा सकता है कि ठीक है आप उस वारंटी को तोड़ सकते हैं। दूसरी सिचुएशन है, अगर इंश्योरर को लगता है कि वो ब्रीच ऑफ वारंटी अलाउ कर सकता है, तो इंश्योरर के द्वारा अलाउ करने से भी आप क्या कर सकते हो, वारंटी को ब्रीच कर सकते हो, तोड़ सकते हो। आगे बेटा है कि जो इम्प्लाइड वारंटी है उसकी कुछ अलग अलग कैटेगरीज दी गई, कितने टाइप की इम्प्लाइड वारंटी होती है। फर्स्ट है वारंटी ऑफ न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंस, यानी जिस चीज के ऊपर आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप तटस्थ हो। आपने इकोनॉमिक्स में ये वर्ड पढ़ा होगा जिसको इंडिफरेंस कहा जाता है, तटस्थ वक्र। यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जब चले जाते हो, कंज्यूमर बिहेवियर जो कर्व होता था, कंज्यूमर जो कंजम्पशन कर्व होता था, इंडिविजुअल कंजम्पशन कर्व, इंडिफरेंस कंजम्पशन कर्व, कुछ आपने किया हो अगर याद हो तो उसमें क्या था, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप चले जाओ, जो सेटिस्फेक्शन होता था कस्टमर का वो इक्वल रहता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि जिस भी सब्जेक्ट मैटर या प्रॉपर्टी का आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, वो प्रॉपर्टी क्या है, न्यूट्रल है, मतलब कि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, वो एज इट इज ही रहती है। तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किस टाइप की है, तो वो सारी चीजें क्या है, एक्सप्रेस वारंटी के अंदर आती है। ठीक है, कि अगर आप कह रहे हो कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, तो वो किस टाइप की प्रॉपर्टी है जिसका आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, तो वो चीजें एक्सप्रेस वारंटी के अंदर एक्सप्लेन की जाएगी। लेकिन उन चीजों के रिलेशन में इम्प्लाइड वारंटी का मतलब क्या है, कि आपने न्यूट्रलिटी के संबंध में
जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो पेपर वर्क है, वो आपने पूरा कर रखा है, तो वो अपने आप में ही सेल्फ अंडरस्टूड है, तो उसको हम मान लेते हैं, तो उसको इम्प्लाइड वारंटी के अंदर क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये वारंटी ऑफ न्यूट्रलिटी है। नेक्स्ट है नो इम्प्लाइड वारंटी ऑफ नेशनैलिटी। अब मान लीजिए कोई शिप इंडिया में रजिस्ट्रेशन उसका हुआ, ठीक है, तो उसकी नेशनैलिटी क्या होगी, इंडियन। अब वो चला गया अमेरिका के अंदर, ठीक है, अमेरिका में गया है या किसी और देश में गया है, तो वहां जाकर अगर वो किसी रिस्क को फेस करता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको तो रिस्क इसने तो वहां पर्टिकुलर कंट्री के अंदर फेस किया है, तो ये तो उस नेशनैलिटी इंडियन नहीं रही। तो ये अपने आप में इम्प्लाइड है कि जहां पर शिप का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो ओरिजिनली जहां से शिप है, तो वही वही उसकी नेशनैलिटी मानी जाएगी, तो उसको इंडियन ही कंसिडर किया जाएगा। तो रिस्क कहाँ पर हुआ है और किस टाइप का रिस्क हुआ है, तो उससे शिप की नेशनैलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं, तो ये भी इम्प्लाइड वारंटी के अंदर। नेक्स्ट है बेटा वारंटी ऑफ गुड सेफ्टी, ये भी इम्प्लाइड है। मान लीजिए जब आप किसी भी शिप की, लगा लीजिए आप क्या ले रहे हो, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, तो अगर वो शिप किसी पर्टिकुलर डे के ऊपर अगर उसको इंस्पेक्ट किया जाता है और वो एक बेटर कंडीशन के अंदर पाया जाता है, किसी एक दिन उसको चेक किया गया, तो हम क्या मानेंगे कि वो पूरा दिन जो शिप है वो बेटर क्वालिटी के अंदर उसको कंसिडर किया जाएगा, ना कि हम ये माने कि सिर्फ 1 घंटे के लिए वो सही है, बाकी टाइम में तो वो सही नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो एक पर्टिकुलर डे के ऊपर अगर उसकी कंडीशन सही मानी गई है, तो वो बाकी टाइम पीरियड के लिए भी उसको क्या माना जाएगा, सेफ माना जाएगा, या उसको बेटर उसकी क्वालिटी मानी जाएगी। तो ये भी अपने आप में एक इम्प्लाइड वारंटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वारंटी ऑफ सी वर्दीनेस ऑफ शिप। ये जो टर्म है सी वर्दीनेस, मतलब वर्दीनेस का मतलब योग्य, किसके योग्य, सी समुद्र के। जब शिप आपकी पानी में चलेगी, वर्किंग में रहेगी, तो वो वर्किंग में रहने की उसके अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो मूव कर सकती है, और जो छोटे मोटे खतरे आते हैं पानी के अंदर जो वो जहाज फेस करता है, उसको वो आसानी से फेस कर सकती है, तो वो उसकी सी वर्दीनेस को झलकाती है। तो ये अपने आप में इम्प्लाइड है कि अगर जो शिप है काम कर रहा है, तो वो सी वर्दीनेस है उसके अंदर, वो तैर सकता है, वो पानी में चल सकता है, वो काम कर सकता है, वो एक्टिव रह सकता है, छोटे मोटे रिस्क को वो आसानी से फेस कर सकता है, कवर कर सकता है। अगर मान लीजिए वो शिप एक ही बार में बहुत सारे रूट्स को फॉलो करता है, तो हर एक रूट को जब वो काम पर चलता है या एक्टिव होता है अलग अलग रूट्स के ऊपर, तो उसको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ इक्विपमेंट निकालने पड़ सकते हैं, कुछ और इक्विपमेंट लगाने पड़ सकते हैं, तो वो जो चेंजेस करने के लिए जो काबिलियत है वो शिप के अंदर है, ये अपने आप में इम्प्लाइड है, मानकर चला जाता है, तो इसको वारंटी ऑफ सी वर्दीनेस ऑफ शिप कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा दैट इज नो इम्प्लाइड वारंटी दैट गुड्स आर सीवर्दी। हमने शिप को तो कहा कि वो सीवर्दी है, उसको इम्प्लाइड वारंटी के अंदर माना, लेकिन शिप के अंदर जो सामान रखा गया है, जो गुड्स वगैरह रखी गई हैं, उनको हम नहीं मान सकते कि वो भी सीवर्दीनेस है। हो सकता है कि वो समंदर में शिप के अंदर रखने की वजह से, उसके टेम्परेचर की वजह से वो चीजें खराब हो जाए, तो वो हम इम्प्लाइड कैटेगरी के अंदर कंसिडर नहीं करते। शिप को हम सीवर्दीनेस मानते हैं, लेकिन जो गुड्स और जो प्रॉपर्टी या जो सामान या मूवेबल्स उसके अंदर रखी गई है, उनको सीवर्दीनेस के अकॉर्डिंग इम्प्लाइड वारंटी में शामिल नहीं किया जाए। आगे है वारंटी ऑफ लीगैलिटी, मतलब कानूनी तौर के ऊपर जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, या जो भी रिस्क शिप फेस करता है, वो सारे के सारे लॉ के अकॉर्डिंग उनको इंश्योर करवाया गया है, उनका इंश्योरेंस लिया गया है, तो ये चीज हम इम्प्लाइड वारंटी के अंदर कंसिडर करते हैं। यानी कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज है कानूनी तौर के ऊपर, वो कंप्लीट है, वो भी इम्प्लाइड वारंटी के अंदर शामिल की जाती है, जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता, वो सेल्फ अंडरस्टूड है, क्योंकि बिना इन फॉर्मेलिटीज के आप वर्किंग के अंदर आ ही नहीं सकते शिप में, या आप
समंदर में आप बोट से या शिप से इस तरीके का काम नहीं कर सकते, तो ये इम्प्लाइड कैटेगरी के अंदर माना जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है बेटा वॉयज। वॉयज का आपने नाम सुना होगा। वॉयज बेसिकली क्या होती है, जो सी के अंदर जो हमारी जो ट्रेवल है उसको हम वॉयज कहते हैं, या जिसको हम जल यात्रा भी कह सकते हैं। पानी के अंदर जो ट्रेवलिंग होती है उसको हम वॉयज कहते हैं। तो जो आपका मरीन इंश्योरेंस एक्ट है उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किसी सब्जेक्ट मैटर को इंश्योर करता है एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर, जिस जगह का यहाँ पर मतलब क्या है, जहाँ पर पानी हो, ठीक है, तो एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर जाया जाता है, तो उसको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो लॉसेस को कवर करने के लिए, ठीक है, जो पॉलिसी ली जाती है दैट इज नोन एज वॉयज पॉलिसी। तो वॉयज पॉलिसी एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को बेसिकली इंश्योर्ड किया जाता है, दैट इज नोन एज वॉयज पॉलिसी। तो वॉयज पॉलिसी के अंदर एक इम्प्लाइड कंडीशन है जिसके अंदर लिखा गया है कि किसी भी तरीके का खतरा अगर कमेंस होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि जब आपकी वॉयज यानी कि यात्रा चल रही है तो एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई खतरा फेस किया जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है लाइबल है उसको पे करनी है। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर कोई रिस्क फेस किया जाता है तो कंपनी उसको अवॉइड कर देती है, उसका क्लेम नहीं देती। तो आपकी जो पॉलिसी है वो कितने टाइम पीरियड के लिए ली गई है, वॉइज पॉलिसी वो मेंशन करता है। दूसरा, जो रिस्क आप फेस करते हो उसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर आपको वो रिस्क फेस होना चाहिए, तभी इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसको क्लेम देगी। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि कई बार क्या होता है कि पॉलिसी के अंदर ये मेंशन होता है कि जो शिप है वो कौन सी जगह से अपनी यात्रा शुरू करेगी, यानी कि जो प्लेस ऑफ डिपार्चर कौन सा होगा। अगर शिप उस प्लेस को छोड़कर किसी और प्लेस से डिपार्चर शुरू करती है तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए लायबल नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए आपकी पॉलिसी के अंदर अलग अलग डेस्टिनेशन मेंशन किए हुए हैं जहां पर शिप क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाएगी। उन सारे स्थानों के नाम दिए गए, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हो और आप दूसरी जगह से और दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पर जो कि पॉलिसी के अंदर मेंशन किया हुआ है उसको फॉलो आप नहीं कर रहे, किसी और ही तरीके को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्या है, आपको क्लेम देने के लिए लायबल नहीं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमारी जो यात्रा है उसमें हम चेंजेस कर देते हैं जिसको कहते हैं चेंज ऑफ वॉयज, ठीक है। चेंज ऑफ वॉयज का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी इच्छा से डेस्टिनेशन जो पॉलिसी के अंदर मेंशन किया था उसको आपने बदल दिया, तो इसको चेंज ऑफ वॉयज कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपको क्लेम देने के लिए लायबल नहीं है। और कई बार क्या होता है कि जो जिस डायरेक्शन में जिस रूट से शिप को चलना चाहिए था उस रूट से शिप नहीं चलती है, तो अपने रूट को वो चेंज कर लेती है जिसको डेविएशन कहते हैं। तो अगर रूट के अंदर चेंजेस हुए हैं तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्या है, लायबल नहीं है क्लेम को पे करने के। किन किन परिस्थितियों में हम कहेंगे कि जो डेविएशन हुआ है यानी कि रूट चेंज किया गया है शिप के द्वारा, अगर मान लीजिए पॉलिसी के अंदर स्पेसिफिकली बताया गया है कि जो पॉलिसी है वो कौन से रूट को फॉलो करेगी और किया क्या गया है, शिप किसी और रूट को उसने फॉलो किया, यानी कि जब स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है, डेजिग्नेटेड कर दिया गया है किसी चीज को कि ये ऐसे ऐसे होगा और आप उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो क्या हुआ है, डेविएशन। लेकिन कई बार स्पेसिफिकली पॉलिसी के अंदर मेंशन नहीं किया, डेजिग्नेटेड नहीं किया है कि कौन कौन से रूट होंगे, तो ऐसी स्थिति में अगर शिप नॉर्मली जो रूट फॉलो किया जाता है उस रूट को फॉलो ना करके किसी और रूट को अगर फॉलो करती है तो भी उसको डेविएशन माना जाए।
यानी कि सामान्य परिस्थितियों में और अभी तक अगर किसी पर्टिकुलर रूट को फॉलो किया जा रहा है तो उसी को किया जाना चाहिए। अगर किसी और को आप बदल देते हो तो उसको भी डेविएशन माना जाएगा, चेंज ऑफ रूट कंसिडर किया जाएगा, और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको क्या करेगी, क्लेम देने के लिए लायबल नहीं है। इसके अलावा जब मरीन पॉलिसी ली जाती है तो उसके अंदर एक टर्म और मेंशन होती है जिसको कहा जाता है सेवरल पोर्ट्स ऑफ डिस्चार्ज। पोर्ट क्या होती है, बंदरगाह। तो किस बंदरगाह से वो डिस्चार्ज होगी तो वो मेंशन होता है। लेकिन अगर मेंशन किया गया है तो उसी पोर्ट से शिप को क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अगर वो शिप से उस पोर्ट से अगर डिस्चार्ज नहीं किया जाता है तो इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं। कई बार पॉलिसी के अंदर क्या है, सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ होता है, दैट इज पोर्ट्स ऑफ डिस्चार्ज, और मेंशन नहीं किया हुआ होता कि कौन से पोर्ट्स। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी ज्योग्राफिकल ऑर्डर बनता है, यानी कि जो भौगोलिक स्थिति बताती है कि कौन सा रूट पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, और पहले किस पे जाना चाहिए और उसके बाद कौन सा रूट आपको फॉलो करना चाहिए, तो उसी को आप फॉलो करोगे। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो भी जो इंश्योरेंस कंपनी क्या है, लायबल नहीं होगी इंश्योरेंस को, क्लेम को पे करने। लेकिन एक परिस्थिति और आती है कि जो यात्रा का टाइम पीरियड था उसमें डिले हो गई, देरी हो गई है। तो देरी का कारण अगर जानबूझकर किया गया है तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। लेकिन कुछ एक सिचुएशन है जिसमें एक्सक्यूज दिया गया है, यानी कि माफी दी जाती है। अगर आपने डेविएशन यानी रूट चेंज कर दिया है या फिर आपकी यात्रा में देरी हुई है, तो उसकी कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से रिलैक्सेशन मिलेगी। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, मान लीजिए आपने जो डिले हुआ है यात्रा के अंदर, या फिर जो आपने डेविएशन या चेंज ऑफ रूट किया है वो आपने टर्म्स ऑफ द पॉलिसी के अकॉर्डिंग किया तो इंश्योरेंस कंपनी मना सकती है। दूसरा, अगर आपने डिले और डेविएशन किया है इस वजह से क्योंकि वो कंट्रोल से बाहर हो गया, जो क्रू है, जो चालक दल के सदस्य हैं या जो मास्टर हैं, उसकी उनकी कंट्रोल से बाहर की बात हो गई थी, इस वजह से क्या है, वो डिले हुआ है या फिर उसका डेविएशन करना पड़ा। तीसरी सिचुएशन है कि मान लीजिए कोई दूसरा शिप था और उसमें जो सिचुएशन थी वो काफी डेंजर वाली थी, और उसको बचाने के लिए या फिर उनको सहायता देने के लिए, ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए आपका शिप डिले हो गया या आपने डेविएशन कर लिया, रास्ता चेंज कर लिया, तो उस सिचुएशन में भी जो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है, आपको रिलैक्सेशन दे सकती है और आपको क्लेम मिल सकता है। इसके अलावा अगर लगता है कि रीजनेबली और कोई इलाज नहीं था पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंदर, और ये मैंडेटरी हो गया था कि हमें रास्ता चेंज करना पड़ेगा, या फिर तो उस रास्ता चेंज करने की वजह से आपको डिले हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या है, रिलैक्सेशन देती है इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपको लगता है कि जो चालक दल के सदस्य है या फिर कोई जहाज में जो अदर मेंबर्स हैं उनको कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत थी, ठीक है, कोई तो उसको हेल्प देने की वजह से आपने क्या किया, रास्ता चेंज कर लिया या फिर आपने क्या किया, बेसिकली उसको डेविएशन उसका कर लिया या फिर उसको डिले हो गया आपकी यात्रा के। या फिर मान लीजिए कोई जो ओनर ऑफ द शिप है उसकी नेग्लिजेंस के कारण, उसकी लापरवाही के कारण क्या हुआ, डिले हो गया या डेविएशन हो गया। लेकिन ये जो डिले और डेविएशन जिस लापरवाही के कारण हुआ वो लापरवाही इंश्योर्ड थी, ठीक है, वो हमारे पेरिल्स के अंदर आती थी, यानी वो जो खतरे, वो जो फेस एक शिप कर सकती है जिसके कारण होने वाले रिस्क को आप कवर करना चाहते हो, तो उसी कवरेज के अंदर इस टाइप की जो नेग्लिजेंस है वो आ रही थी, तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, रिलैक्सेशन देगी। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच।